बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी गुफ्तगू रुकी थी कहाँ पर? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो मैंने क्या कहा था जनाब, नॉर्मली आप क्या करते हैं, जिस जो कंसीडरेशन रिसीव करते हैं अपनी गुड्स की, वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाती है। तो नॉर्मल केस आपका आम तौर पे वही है, जो आप कंसीडरेशन रिसीव करेंगे वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। लेकिन अगर उसके ऊपर ड्यूटीज एंड टैक्सेस एप्लीकेबल हैं तो उनको इंक्लूड करने के बाद आप सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। जैसे बहुत किसी क्वेश्चन में देखा था कि हमने गुड्स बाहर से इम्पोर्ट की थी, तो पहले उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई थी। ठीक है, फिर अगर एफईडी एप्लीकेबल है तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लग जाएगी। या भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अब एक मसला आता है कि अगर आप गुड्स बेचते हैं उधार पर, फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर तो बताया मैंने आपको, लेकिन दोबारा यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप गुड्स बेचते हैं उधार पर, तो उसकी अगर एक कैश प्राइस है और एक फ्यूचर वैल्यू है, तो कैश प्राइस और फ्यूचर वैल्यू का डिफरेंस वो है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट चूंकि एक्शनेबल क्लेम है, लिहाजा इंटरेस्ट के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो सकता। इसका मतलब सेल्स टैक्स चार्ज होगा आज की कैश सेल्स प्राइस पर। मार्कअप लफ्ज से धोखा मत खाइएगा। अगर मार्कअप का मतलब प्रॉफिट है तो मार्कअप वैल्यू एडिशन है, उस पर सेल्स टैक्स क्या होगा, चार्ज होगा। यहाँ मार्कअप या प्रॉफिट ऑन डेट की बात हो रही है। उधार पर चीज बेचने की वजह से अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं तो वो मार्कअप है, यानी इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है, वजह रीजन मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, उसके बाद क्या है, कंसीडरेशन इज पार्टली और फुली इन काइंड। क्या लिखा हुआ है? ओपन मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। इसके लिए मैंने आपको कहा था, मैंने एग्जांपल भी दी और ये सिनेरियो मैंने आपके लिए यहाँ पर निकाला है। तो देखिएगा, इसके ए पार्ट को हम पढ़ते हैं। वकार लिमिटेड has supplied 2000 tons of steel to शुएब लिमिटेड। वकार ने 2000 टन स्टील बेचा किसको? शुएब लिमिटेड को। द मार्केट प्राइस ऑफ द सप्लाई इज 2.8 मिलियन, यानी जो उसने स्टील बेचा उसकी मार्केट वैल्यू 2.8 मिलियन थी। Owing to financial difficulties, Schwab Limited has requested to settle the price by transferring a portion of building. उन्होंने कहा भाई हमने ये सरिया तो आपसे खरीद लिया है, लेकिन अब हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है। अब क्या करें? वो कहते हैं एक काम करो, हमसे एक बिल्डिंग का पोर्शन आप खरीद लो जिसकी मार्केट वैल्यू 2.5 मिलियन है, और ऊपर हम आपको कैश में 75,000 रुपए दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2.5 प्लस 0.75 कितना बनेगा? 2.625, 26,50,000। तो अब सवाल क्या है, यहाँ पर आपने पार्टली कंसिडरेशन रिसीव किए किसमें? इन काइंड, और पार्टली रिसीव किए इन कैश। तो जो आपने रिसीव किया उस पर सेल टैक्स चार्ज नहीं होगा, बल्कि जो आपने चीज बेची है उसकी मार्केट वैल्यू 2.8 मिलियन पे सेल टैक्स चार्ज होगा। आप इस लाइन को दोबारा पढ़ के देख लें। कंसिडरेशन इज पार्टली और फुली इन काइंड। इस एग्जाम्पल में पार्टली वो आपकी स्टील की कीमत दे रहा है बिल्डिंग देकर, और पार्टली दे रहा है कैश देकर। बिल्डिंग और कैश मिलाकर वैल्यू बनती है 26,25,000 रुपए, और जो चीज आपने उसको दी है उसकी ओपन मार्केट प्राइस बनती है 2.8 मिलियन, 28 लाख रुपए। बताइए आप इस पे सेल्स टैक्स किस वैल्यू पे चार्ज करेंगे? मार्केट वैल्यू, और जो चीज आपने सप्लाई की है उसकी मार्केट वैल्यू। कोई मसला बेटा इस बात को समझ में? अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा मैंने आपको कहा था कि अगर आप गुड्स बेच रहे हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, और जब आप इंस्टॉलमेंट पे किस्तों पे चीजें बेचते हैं, तो किस्तों के अंदर फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस आता है। तो उसमें जो आज की ओपन मार्केट कैश प्राइस है उसी पे सेल्स टैक्स क्या होगा? चार्ज होगा। उस इसका मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट के अंदर जो आपको मार्कअप मिल रहा है उधार पर सेल करने की वजह से, वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी एग्जाम्पल दिया कि अगर आप गुड्स बेच रहे हैं एसोसिएटेड कंपनी, मैंने कल भी आपको समझाया था, दोबारा मैं इसको रिपीट करते हुए चलता हूँ। मैंने कहा अगर आप एक ही बिजनेस है और आप कोई नई एंटिटी, कोई अलग से बिजनेस डेवलप, मतलब नई एंटिटी से मुराद मतलब नया पर्सन, अगर आप कोई नई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवाते, आप एक ही कंपनी है, आपने बतौर एक ही कंपनी 2 प्लांट लगाए हैं, प्लांट 1 प्लांट 2। प्लांट 1 गाड़ियों का, प्लांट 2 किसका? बैटरीज का। तो अगर आप प्लांट 2 से प्लांट 1 बैटरीज ट्रांसफर करते हैं तो ये इन हाउस कंजम्पशन है, और ये सप्लाई
चार्जेबल टू सेल्स टैक्स नहीं है। ये सारी बातें हो चुकी है, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए तो कंपनी इस तरह करती हैं कि वो अपने आप को सामान सप्लाई करने के लिए भी अलग से एक एंटिटी फॉर्म करती है। तो इसका मतलब अगर आपने बैटरी के लिए एक नया प्लांट लगाया और उस नए प्लांट को आपने एक अलग कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड करवाया, तो फिर आपका और उसका ताल्लुक क्या हो गया, एसोसिएट का हो गया। तो अगर एसोसिएट जो है वो आपको एक ऐसी चीज जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 120 रुपए है, वो आपको दे रहा है 110 रुपए की एसोसिएट होने की वजह से, यानी कम मार्जिन चार्ज कर रहा है, तो जो एसोसिएट्स के दरमियान सेल हुई है उसमें जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो प्राइस चार्ज हुई है, यानी जो कंसिडरेशन आप चार्ज कर रहे हैं 110 रुपए फॉर एग्जांपल, और ओपन मार्केट प्राइस 120 रुपए, विच एवर इज हायर, तो सेल्स टैक्स किस पे चार्ज होगा, 120 रुपए। इसका मतलब एसोसिएट के दरमियान अंडर इनवॉइसिंग होने का क्या है, चांस है। तो अंडर इनवॉइसिंग होने से क्या हो रहा है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को नुकसान होगा कि अगर यही चीज मार्केट से कहीं और से खरीदता तो 120 रुपए सेल टैक्स लगता, ये अपनी ही कंपनी बनाकर अपने आप से ही खरीद रहा है, अंडर इनवॉइसिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, बोले जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, मींस जो कंसीडरेशन आप पे कर रहे हो, या ओपन मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। हाँ, बास केसेस में एसोसिएट क्या करता है, हायर प्राइस चार्ज करता है मार्केट से भी ज्यादा। तो आप अपने शेयर होल्डर्स को अपनी एक और कंपनी प्रॉफिटेबल दिखाने के लिए पैसा कर देते हो, समझे बात है। नहीं, एक कंपनी नहीं बनाई है, अब उसके शेयर्स को आपने मार्केट में उठाना है, आपने देखा है देखो कंपनी कितने प्रॉफिट में काम कर रही है, वो प्रॉफिट असल में आपकी कंपनी से उसको मिल रहा है, तो आप फिर 120 वाली चीज दे रहे हो कितने की, 150 की। तो फिर वही बात है, ओपन मार्केट प्राइस 120 है, लेकिन जो कंसीडरेशन आप पे कर रहे हो वो 150 है, विच एवर इज हायर। एसोसिएट के दरमियान जो सेल होगी वो इन दो में से किसी एक वैल्यू पर होगी, विच एवर इज हायर। फिर उसके बाद है गुड इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एक्सक्लूडिंग थर्ड शेड्यूल आइटम। अगर आप नॉर्मली गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो सेल्स टैक्स चार्ज होगा उस वैल्यू पर जो कस्टम अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी। ठीक है, जरा इसको समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को, मैंने कहा था आप पढ़िएगा भी, लेकिन इसको यहाँ तक तो मैं पहुंच गया था, लेकिन फिर भी रिकॉल करते हुए हम चल रहा है इस चीज को। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड इज 1000। अगर रॉ मटेरियल आपने बाहर से इंपोर्ट किया है तो उसकी इंपोर्ट वैल्यू 1000 है। अगर कस्टम वाले कहते हैं ये रॉ मटेरियल 1000 का नहीं 1200 का है, तो आपको सेल्स टैक्स यानी कस्टम ड्यूटी 1000 पे नहीं बल्कि 1200 पे चार्ज करनी है। समझ पा रहे हैं बात ये नहीं। लेकिन मान लें फिर वक्त कस्टम वाले कहते हैं भाई ठीक है ये कितने का है, 1000 का ही, तो इसका मतलब वैल्यू बाय कस्टम अथॉरिटी में और आपकी CIF वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, उसके बाद कस्टम ड्यूटी का रेट कितना है, 20%। तो पहले 1000 पे लगा 20%, कितना हुआ, 1200। तो 1000 प्लस 20% कस्टम ड्यूटी 200, इट बिकम्स 1200। 1200 अगले रेट का बेस वैल्यू है, FED लगेगा 1200 के ऊपर। 1200 का 10% 120 जुड़ गया 1200 में, आंसर क्या आया, 1320। 1320 जो वो तमाम ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऐड करने के बाद है। अब ये वैल्यू सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, ठीक है। अच्छा, अब जरा समझिएगा बात को, मैं थोड़ा सा इसको और डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर एक एडवांस इनकम टैक्स है, मैंने आपको बताया था कि इंपोर्ट स्टेज पर आप एडवांस में इनकम टैक्स पे कर देते हैं, तो फिर जब वो गुड्स आप सब्सिक्वेंटली बेचते हैं तो उसके प्रॉफिट पर वही फुल एंड फाइनल टैक्स बन जाता है, FTR बन जाता है। तो खैर FTR तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये एडवांस इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया था। अच्छा, आप सुनिएगा जरा बात, तवज्जो दरकार हो, बहुत तवज्जो दरकार हो। फर्ज करें आपने ये गुड्स CIF वैल्यू पे इम्पोर्ट किए बाहर से, कितने की, 1000 रुपए। कस्टम वाले बोलते हैं 1500, तो कस्टम ड्यूटी किस पे लगी, 1000 पे 1500, 1500 का 20% 300, 1500 प्लस 300 1800, 1800 का 10% 180, कितना बनेगा, 1980। 1980 का 17%,
ये सेल्स टैक्स नहीं बनेगा। समझे बात या नहीं? अगर वैल्यू डिटरमाइन बाय कस्टम अथॉरिटी में और CIF वैल्यू में क्या है, फर्क है। हाँ, CIF वैल्यू अगर हायर हो और वैल्यू डिटरमाइन बाय कस्टम अथॉरिटी क्या हो, लोअर हो, तो फिर जो वैल्यू आपने इंपोर्ट की उसी में सेल टैक्स चार्ज हो। ये तो पता है ना भाई? अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज क्या इग्नोर की गई है, इसमें एक चीज क्या इग्नोर की गई है, कमर्शियल इंपोर्ट। यानी ये रॉ मटेरियल आपने अपने लिए इस्तेमाल किया, अगर आपने ये रॉ मटेरियल आगे बेचने के लिए खरीदा था तो फिर ये रेट 17% नहीं बल्कि 17+3, तो फिर आप 1320 का 17% नहीं लेते बल्कि 20% लेते। ये तो याद है ना आप लोग? if there is a reason to believe that the in value is under declared in the tax invoice, value determined by the valuation committee comprising representative of trade and sales tax department। अगर आप ये फिर वही प्रोसीजर है कि आपका केस ऑडिट में खुल गया है, ठीक है ना? तो अगर किसी इनवॉइस पे टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने इनवॉइस को अंडर डिक्लेयर किया, तो फिर उस प्रोडक्ट की वैल्यू वो तय करेंगे एक वैल्यूएशन कमेटी बनाकर, जिसमें ट्रेड और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के लोग शामिल होंगे। मतलब कुछ लोग होंगे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के और कुछ लोग होंगे जो आपकी मार्केट होती है ना, ट्रेड मार्केट, ट्रेड यूनियन होती है, उनमें से लोग, वो मिलकर क्या करेंगे, तय करेंगे भाई प्राइस क्या होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चर गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, दैट इज व्हाट, टोल मैन्युफैक्चर, एक्चुअल कंसीडरेशन फॉर वैल्यू एडिशन टू सच गुड्स। तो फिर आप गुड्स की वैल्यू पे सेल टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, तो बल्कि आपका टोल मैन्युफैक्चरिंग का बिल है जो प्रोसेस आउटसोर्स किया गया है, आप उस पर सेल टैक्स चार्ज करेंगे। फिर उसके बाद ये एक अलग पॉइंट है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। अगर आपने नाम सुना हो IPP, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बनाकर किसको बेचेंगे, लाइसेंस कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली है। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूसर हैं तो जो भी पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी बॉडी है इसकी, पेपरा है या पेपको है, जो भी ऐसा नाम है उसका, ठीक है ना, उस बॉडी, वो बॉडी जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, प्राइस तय करेगी। मेरे ख्याल से नेपरा, नेपरा नाम है, पेपको था पहले मेरे ख्याल से, बाद में नेपरा की तरफ नाम ऐसा कुछ हो गया भारत। तो हुकूमत क्या करती है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से एनर्जी परचेज प्राइस क्या करती है, तय करती है। तो जो हुकूमत की तयशुदा एनर्जी परचेज प्राइस है वही सब्जेक्ट टू क्या होगी, सेल्स टैक्स होगी। ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपेसिटी, परचेज प्राइस, एनर्जी परचेज प्राइस, प्रीमियम, एक्सेस, बोनस, सप्लीमेंट, चार्जेस एक्सेट्रा शैल नॉट बी इंक्लूड इन द वैल्यू सप्लाई। तो ये आपके स्कोप का पार्ट है भी, मींस के इलेक्ट्रिसिटी की सेल्स टैक्स आपसे। अच्छा, उसके बाद सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एंड गैस बाय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब ये वो कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, जैसे के इलेक्ट्रिक हो गया, हेस्को हो गया, लेस्को हो गया, जेनको हो गया, फेस्को हो गया, आइस्को हो गया, ऐसे जो टोटल अमाउंट बिल्ड इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस चार्जेस, रेंट, कमीशन एंड ऑल लोकल प्रोविंशियल एंड फेडरल ड्यूटीज एंड टैक्सेस बट एक्सक्लूडिंग लेट पेमेंट्स ऑफ चार्ज एंड सेल्स टैक्स। सेल टैक्स सबसे आखिरी आइटम होता है आमतौर पर जो आपके बिल में ऐड होता है इस तरह। अच्छा, उसके बाद सप्लाई ऑफ यूज व्हीकल आफ्टर वैल्यू एडिशन on which sales tax has already been paid at the time of import or manufacturing। आप देखते हैं हमारे मुल्क के अंदर गाड़ियों की कीमतें बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है जी। 2004 में, 2004-5 में जो थी विड्स गाड़ी पोर्ट पे खड़ी होती थी और कोई खरीदने वाला नहीं होता था, मतलब वो 3 से 4 लाख में मिल जाया करती थी। आज अगर किसी के पास वही 2004 या 5 का विड्स मॉडल हो तो वो बड़े आसानी से उसको 10 से 12 लाख में बेच देगा। तो आपकी खरीदी भी कितनी की, 4 लाख की, सही है, इम्पोर्टेड। आज आप कितने की बेच पाएंगे, 12 लाख। इसका मतलब आज आप बेच रहे हैं कितनी वैल्यू एडिशन करने के बाद, 8 से 7 लाख। तो ये कॉन्सेप्ट नया लॉन्च किया गया था टैक्स ईयर में कि अगर आप कार बेचते हैं वैल्यू एडिशन करने के बाद
तो उस कार को भी सब्जेक्ट टू, उस वैल्यू एडिशन अमाउंट को भी सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स माना जाए। ठीक है, तो लिखा हुआ क्या आ गया, सेल्स टैक्स इस पे चार्ज होगा डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस। यानी अगर आप पर्सनल कार डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आपको कैपिटल गेन तो नहीं होगा, क्योंकि कार जो है वो पर्सनल एसेट है, ठीक है, लेकिन आपको सेल टैक्स देना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया, स्पेशली लाया गया। ठीक, अच्छा अब एक चीज देख लें, मुख्तलिफ इसके सिनेरियोस देख लें। अच्छा डिस्काउंट वाली बात मैं कर चुका था, वकार वाला सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। इसमें पार्टली आपको कंसेशन मिली है काइंड और पार्टली मिली है कैश में। आइए जरा इन कुछ सिनेरियोस को देखते हैं। आतिफ संत, आतिफ संत, आतिफ का बेटा started his business in June 2021. In order to assist him, Atif supplied him the goods at discounted price of ₹25 लाख। आतिफ के अब्बू ने आतिफ के बिजनेस को, सॉरी, आतिफ ने अपने बेटे के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए उसको गुड्स बेची, कितने की, 25 लाख की। तो ये बाप बेटे का रिश्ता भी एसोसिएट कहलाता है। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन एसोसिएट वाला पॉइंट आ गया। अच्छा, द डिस्काउंट रेट वाज अलाउड वाज 18% अगेंस्ट द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। अच्छा, इसके अंदर दो पॉइंट मिक्स कर दिया, डिस्काउंट वाला पॉइंट मिक्स कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, यानी आतिफ ने अपने ही बेटे को गुड्स बेची 18% डिस्काउंट देने के बाद। तो उसका मतलब ये हुआ कि 25 लाख अगर वैल्यू 18% डिस्काउंट देने के बाद है तो ये खुद 82%। यस और नो? तो अगर आपको पेपर में इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है तो अगर ये वैल्यू 25 लाख रुपए 18% डिस्काउंट देने के बाद तो खुद कितने परसेंट के बराबर हुई, 82। जवाब नहीं मिल रहा बेटा आपकी तरफ। अगेंस्ट द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 8%। और आमतौर पर जो आप गुड्स बेचते हैं वो 8% डिस्काउंट देने के बाद बेचते हैं, यानी कि 92% वैल्यू पर। तो अगर आप चाहते हैं कि ये 92% वैल्यू पे आ जाए और 10% इजाफी डिस्काउंट क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो आप इस 25 लाख को डिवाइड बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 92 कर देंगे, 2804, 28,04,000। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि आतिफ ने अपने बेटे को जो गुड्स सप्लाई की हैं वो अंडर इनवॉइस है, बेटा होने की वजह से उसको डिस्काउंट ज्यादा मिल गया, लेकिन वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स टैक्स 28,04,000, कोई मसला। अच्छा, उसके बाद उसामा हैज सप्लाइड 200 kg ऑफ मटेरियल फॉलिंग अंडर थर्ड शेड्यूल टू मुनव्वर लिमिटेड एट अ होलसेल प्राइस ऑफ 500 रुपए पर केजी। उसामा ने 2 किलो मटेरियल से सेल किया है मुनव्वर कंपनी को 500 रुपए पर केजी के हिसाब से, लेकिन इस प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस 900 रुपए है। तो बताइए वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है इस केस में 500 रुपए है या 900 रुपए? 900 रुपए, क्योंकि थर्ड शेड्यूल आइटम पर सेल्स टैक्स रिटेल प्राइस पे चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप 200 केजी को मल्टीप्लाई करें 900 से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। पहले आप बेच कितने का रहे हैं, 500 का, उससे रकम तो आप 500 लेंगे, 1,80,000। 1,80,000 क्या हो गया, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई हुई, तो सेल्स टैक्स इस 1,80,000 पे चार्ज होगा। लेकिन फर्ज करें, अच्छा अब अगर आप वाकई समझ गए मेरी बात को, तो आप सब जो है मुझे इस सेल की, जो आपने गुड्स बेची है मुनव्वर लिमिटेड को, इसकी जरा सेल की एंट्री बना के दिखाएं जो सेल्स टैक्स का इफेक्ट भी शो करे। जो मैंने आपको शुरू के दिनों में एंट्री सिखाई थी ना बेटा, मैंने खूब रेस्ट कर लिया, तो मैं आ गया हूँ थोड़ा रिदम में। ठीक है,
मैं देखना चाहता हूँ कि आपने मेरी बात कितनी पिक की। देखिए आपको बात तो आपको ये तो लग गया सेल टैक्स तो चार्ज करना है इस प्राइस पर, लेकिन जो इनवॉइस बनेगी या जो सेल्स टैक्स की एंट्री बनेगी वो क्या बननी चाहिए? इनवॉइस। भाई सब लोग जाग रहे हैं, मैं तो जाग रहा हूँ, पता नहीं ऑनलाइन वाले जाग रहे हैं नहीं जाग रहे। बेटा क्या हालात हैं, तबीयत ठीक है आप लोगों की? पूछ लो ना जरा, हालात पूछ लो। तबीयत ठीक है, हिम्मत है, हौसला है, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। हाँ। हम्म, पता नहीं यार, आवाज ही नहीं जा रही किसी तक शायद। सब इनवॉइस बना रहे हैं मेरे ख्याल से। भाई बता दें, आप लोगों ने एंट्रीज बनाई कि नहीं बनाई बेटा ऑनलाइन? क्या हो गया भाई? ऐसे कैसे आवाज नहीं आ रही यार? हाँ। नहीं बेटा वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, नहीं करो। क्या कर रहे हैं भाई सब लोग, ये लगा के बैठ गया मेरे ख्याल से। चले मैं इसकी एंट्री बनाता हूँ, देखिए। सबसे पहले सेल्स क्रेडिट 200 मल्टीप्लाइड बाय 500, बस जबरदस्त, ये बात समझा रही थी। कितनी? 1 लाख। सेल्स टैक्स बतौर आउटपुट, इनपुट कैसे बेच रहे हैं गुड्स, जो खरीद रहा है उसके लिए इनपुट है ना यार, क्या कर रहे हो यार? वो क्या करेगा? वो 200 इंटू 900 इंटू 0.17, 30,600। और ये बन जाएगा आपका अकाउंट रिसीवेबल। कितने से? 1,30,600। तो मतलब सेल्स तो आप उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे ना जितने पे आपने गुड्स बेची, लेकिन सेल्स टैक्स आप चार्ज करेंगे उस वैल्यू पर जो रिटेल प्राइस। रिसीव तो आपको 500 के हिसाब से पैसे होंगे ना। क्या ख्याल है? लेकिन थर्ड शेड्यूल आइटम होने की वजह से आपको क्या करना पड़ा? रिटेल प्राइस में सेल टैक्स चार्ज करना पड़ गया। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ वैल्यू ऑफ सप्लाई का टॉपिक समझ में आ गया हो। ऐसी उम्मीद की जाए। हम्म, मतलब ऐसी उम्मीद रखी जाए आपसे। अच्छा, मैं स्टडी टैक्स की कुछ टॉपिक्स जो इसमें नहीं है तो उसको भी क्या कर रहा हूँ मैं, ओमिशन दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अब ये मैं पढ़ रहा हूँ डायरेक्ट। अब यहाँ से शुरू हो गया हमारे रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स। ठीक है। इस तरह इससे पहले इनकम टैक्स में थे, यहाँ इस तरह प्रोसीजर शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। थ्योरी प्रोविजंस, रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे? कंपल्सरी आपको रजिस्टर किया जा सकता है,
इसके लिए कुछ एब्रिविएशन इस्तेमाल होंगे, LTU, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स, RTO, रीजनल टैक्स ऑफिस। ये FBR के ऑफिस के नाम। हैदराबाद में सिर्फ एक ही RTO बना हुआ है, हैदराबाद RTO 1 के नाम से। रीजनल टैक्स ऑफिस हैदराबाद में एक ही बना हुआ है, कहाँ पर, जहाँ पासपोर्ट ऑफिस बना हुआ है उसके करीब। ठीक है, तो आप जितने भी लोग हैदराबाद में बिजनेस कर रहे हो, इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स, तो वो हैदराबाद रीजन के अंदर RTO में ही, हैदराबाद RTO में रजिस्टर्ड हो। यानी आप बतौर टैक्स पेयर उस RTO की हदूद में आते हो, आप बतौर टैक्स पेयर उसी RTO के कमिश्नर की हदूद में आते हो, एंड सो ऑन। इस तरीके से बात समझ जाए, ठीक है ना। अच्छा, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट भी कराची में बना हुआ है। अगर आप पोर्ट ग्रैंड की तरफ गए हो कराची में, पोर्ट ग्रैंड की तरफ अगर आपको जाना हुआ, पोर्ट ग्रैंड पे जाते हुए नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन का ऑफिस आता है, उसके साथ ही आपको LTU लिखा दिखेगा, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट। वो FBR का ऑफिस है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। खास तौर पर इनका ताल्लुक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से होता है भारत। तो ये ऐसे में किसके नाम है, तो आप या तो रजिस्टर्ड होंगे FBR के किसी RTO जाकर, या रजिस्टर्ड होंगे FBR के किसी LTO में जाकर, जो भी आपका इलाका पड़ेगा। ठीक है जी, आसान बात हो गई। अच्छा, रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप कौन है, मैन्युफैक्चर हैं, लेकिन आप कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, और ना ही आपकी गुड्स 100% एग्जेम्प्ट हैं, तो आप शराफत से क्या हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए। अगर आप कौन है, रिटेलर हैं Tier 1 वाले, तो शराफत से रजिस्टर्ड हो जाए। ठीक है, अगर आप कौन है, इम्पोर्टर, रजिस्टर्ड हो जाए। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रजिस्टर्ड हो जाए। एक्सपोर्टर हैं और जीरो रेट सप्लाई का रिफंड चाहते हैं, रजिस्टर हो जाए। नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं, हम आपको जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, मसला है। रिफंड चाहिए, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। रिफंड नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं, आपको माफ है। तो आपको तो पैसे देने ना, आप अपना जीरो रेट सप्लाई का इनपुट टैक्स ऐड करवा ले, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अल्फाज पढ़ने वाले हैं ऐसे कि वो शख्स जो इसका काम ही एक्सपोर्ट करना हो, उसकी 100% सप्लाई करके आओ, जीरो रेट सप्लाई, और वो चाहता है उसको रिफंड मिले, तो रजिस्टर्ड हो। नहीं चाहता, थैंक यू, कोई मसला, रिफंड नहीं चाहिए, फिर कोई मसला है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब सुनिएगा जरा बात। द फॉलोइंग पर्सन इज फॉर द फॉलोइंग पर्संस आर एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इन पाकिस्तान। अच्छा जी, कहाँ तक पढ़ते हैं भाई, पढ़ते हैं जरा। हाँ ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं ना। एक्सपोर्ट तो मैं वर्बली डिस्कशन कर लिया आपसे। रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। The following person engaged in making tax supply in Pakistan, including zero-rate supplies, are required to register, namely a manufacturer not being a cottage industry. अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल कर गए तो आपको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिटेलर हैं और Tier 1 रिटेलर नहीं है, तब भी नहीं होंगे। अगर आप Tier 1 हैं तो फिर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इम्पोर्टर हैं तब रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर आप होलसेलर हैं, डीलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, शराफत से क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं who intends to obtain sales tax refund against zero rate supply, तो रजिस्टर्ड होता है, मसला नहीं है अगर आप ना हो तो। ठीक, a person who is required under any federal or provincial law to be registered for the purpose of any duty or tax collected or paid as if it were a sales tax under the act। क्या मतलब, जैसे कस्टम डिपार्टमेंट, इंपोर्ट स्टेज पे सेल टैक्स कौन लेगा, कस्टम लेगा ना। तो कस्टम जब सेल टैक्स चार्ज कर रहा है तो वो आपसे लेकर आके जमा करवा देगा, तो उसको भी तो सेल टैक्स में क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ना। हालांकि कस्टम खुद कोई चीज बेच थोड़ी रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक ड्यूटी है सेल्स टैक्स चार्ज करने की। अच्छा, इस तरह बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो सेल्स टैक्स पर्पस के लिए क्या हो सकते हैं, विद होल्डिंग एजेंट। विद होल्डिंग वाला प्रोविजन मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि कहीं भी आपकी स्टेट टैक्स में नहीं है, तो बिला वजह मैं ऐसी चीज पढ़ाकर वक्त जाया करवाना नहीं चाह रहा जो स्टेट टैक्स में नहीं। ठीक है, तो बता के आ रहा हूँ बेटा मैं आपको फिर से कि गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट जिनके ऊपर सेल्स टैक्स का
अमाउंट विदहोल्ड करने की क्या बनती है, जिम्मेदारी बनती है, तो वो भी सेल्स टैक्स कलेक्ट करके आगे गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे, लिहाजा वो भी सेल्स टैक्स पर्पस के लिए क्या हो जाएंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिंदगी में आपने कभी तो अपना फेसबुक अकाउंट बनाया होगा, ठीक है जी, या कोई दीगर अकाउंट बनाते रहते होंगे आप। इस तरह फर्स्ट आपको एफबीआर के पास भी जाके अपना अकाउंट ही खुलवाना है, बड़ा सिंपल सा मामला हो गया। तो एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अ पर्सन रिक्वायर्ड टू रजिस्टर शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बिफोर मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर दें किस चीज के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। किस पर, कंप्यूटराइज सिस्टम पर, यानी ऑनलाइन, बिफोर मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई, किसी भी टैक्सेबल सप्लाई को परफॉर्म करने से पहले, ताकि जब आप रजिस्टर्ड हो जाएं तब आप आउटपुट टैक्स चार्ज करें और अपना इनपुट टैक्स भी क्लेम कर लें। इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इंडिकेटिंग जुरिसडिक्शन ऑफ आरटीओ एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया, और जिस इलाके से आप बिलोंग करते हैं, जिस आरटीओ की आप जुरिसडिक्शन में आते हैं, उस आरटीओ में अपने आप को रजिस्टर करवाएं। तो जो दरकार है, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, थोड़ा सा मसला है समझाना है। अगर आप पब्लिक कंपनी है तो आप जरा समझेगा, नेस्ले पब्लिक कंपनी, यूनिलीवर पब्लिक, लिस्टेड नहीं बोला, पब्लिक कंपनी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल पब्लिक कंपनी, समझे बात है। ये सारी कंपनी से हमें नाम दिए, सारी क्या है, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड भले नाम, लेकिन मसला ये है कि ओलपर्स पब्लिक कंपनी, एंग्रो का ग्रुप है ना, एंग्रो खुद क्या है, पब्लिक कंपनी। तो भाई मसला सारा ये है कि इनके रजिस्टर्ड ऑफिस तो कराची में, हेड ऑफिस है, लेकिन इनके प्लांट जगह जगह पाकिस्तान में, कोई प्लांट सक्खर में है, कोई प्लांट हैदराबाद में है, कोई किसी और इलाके में। तो इनकी फैक्ट्रीज अलग अलग जगहों पे लगी हुई हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। तो फिर इनके लिए एक मसला क्रिएट हो रहा है कि रजिस्टर्ड कहाँ हो, जहाँ उनकी फैक्ट्री है वहां रजिस्टर्ड हो। तो फैक्ट्री तो मुख्तलिफ इलाकों में लगी हुई है जो उनको सूट करती है जगह। तो वो कहते हैं पब्लिक कंपनी का कोई बिजनेस बड़ा होता है ना, तो उसकी फैक्ट्रीज मुख्तलिफ जगहों पे हो सकती है। तो पब्लिक कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होगी, जहां पर उसका हेड ऑफिस होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वो ऑफिस जहां से उन्होंने कंपनी क्या करवाई, रजिस्टर्ड करवाई, ठीक है। इन केस ऑफ अदर कंपनीज, अगर आप पब्लिक कंपनी नहीं है तो फिर आप देखिएगा, अगर आप पब्लिक कंपनी है तो आपको कहाँ रजिस्टर्ड होना है, जिस इलाके में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आप पब्लिक कंपनी नहीं है, यानी कि प्राइवेट कंपनी, अब ये प्राइवेट पब्लिक वो नहीं है सेक्शन 37A वाला, वो तो कैपिटल गेन के लिए था। ये पब्लिक प्राइवेट वही है जो लॉ के हिसाब से, ठीक है ना। अब ये मसला ना क्रिएट हो जाए आपके लिए, है ना। अच्छा, इन केस ऑफ अदर कंपनीज, यानी प्राइवेट कंपनी का आसान लफ्ज, तो देख, अगर आप प्राइवेट कंपनी तो फिर हम क्या देखेंगे, क्या आप मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर, आवाज नहीं बेटा, क्या देखेंगे। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी है और कौन है, मैन्युफैक्चरर है, तो फिर जहां आपकी फैक्ट्री है उस इलाके में आप, उस इलाके के आरटीओ में आप क्या होंगे, रजिस्टर्ड। आवाज नहीं है। और अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, यानी कौन है, ट्रेडर है, तो फिर आप उस इलाके में रजिस्टर्ड होंगे जहां पर आपकी बिजनेस एक्टिविटी चल रही है। So in case of other companies, if a company is primarily engaged in manufacture, the place where the factory is situated. And if the company is primarily engaged in the business other than manufacture, the place where main business activities are actually carried out. In case of a person not incorporated, बेटा ये बात क्लियर हो गई सब लोगों को। और अगर आप ना, आप कंपनी ही नहीं है, कंपनी हुए तो पब्लिक और प्राइवेट की बहस होगी ना, आप कौन है, मैं तो एओपी हूँ, या मैं कौन हूँ, इंडिविजुअल हूँ। तो इन केस ऑफ अ पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड, द जुरिसडिक्शन वेयर द बिजनेस एक्टिविटी इज कैरीड आउट। इन केस ऑफ अ पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड हैविंग सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट and whose business premises and manufacturing unit are located in different areas, the jurisdiction where the manufacturing unit is located. अगर आप कंपनी नहीं है और क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो फिर जहां पर आपकी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आप वहां रजिस्टर्ड हो जाएंगे। बड़ा सिंपल हो गया मामला। देखिए पॉइंट नंबर 1,
एक फिंगर टिप से ले आए। आप कौन है? पब्लिक कंपनी। फैक्ट्री आपकी पाकिस्तान भर में हो, कहाँ रजिस्टर्ड होंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस। जिस इलाके में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर कराची में रजिस्टर्ड ऑफिस IH चंडीगढ़ रोड पर, तो उससे मुताल्लिक का जो RTO या LTO होगा उसमें आप रजिस्टर्ड जाएंगे। अगर आप पब्लिक कंपनी नहीं है तो फिर जहां पर, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जहां आपकी फैक्ट्री वहां पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे उस इलाके के RTO में। अगर आप पब्लिक कंपनी नहीं है लेकिन क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जहां पर आपकी बिजनेस एक्टिविटी चल रही है वहां रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अगर आप इनकॉर्पोरेट पर्सन ही नहीं है तो जहां पर आपकी बिजनेस एक्टिविटी चल रही है आप वहां रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अगर आप इनकॉर्पोरेट पर्सन तो नहीं है लेकिन क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जहां पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा वहां पर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है जी। The FBR may transfer the registration of any registered person to a jurisdiction where the place of business or registered office or manufacturing unit is located. अगर आपको गलती से या आपकी वजह से ऐसे इलाके में रजिस्टर कर लिया गया है जहां पर लॉ के हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं बतौर इंडिविजुअल तो आप उस इलाके में रजिस्टर्ड होना चाहिए जहां पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन आपने वहां रजिस्ट्रेशन करवा ली जहां पर आपका ऑफिस है, तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफिस वाले लोकेशन से मैन्युफैक्चरिंग वाले लोकेशन पर ट्रांसफर हो सकती है। तो जब आप अकाउंट खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो आपको क्या कुछ अटैच करना है एप्लीकेशन के साथ? सिंपल ही बातें सारी की सारी। एप्लीकेशन हैविंग NTN शल यूजिंग हिज लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आप अपना ID पासवर्ड देंगे। अपलोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड द डॉक्यूमेंट। बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट इशू बाय द बैंक इन द बिजनेस। क्यों? क्योंकि इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट के अंदर करने के लिए आपको पेमेंट करनी है अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से सप्लायर के बिजनेस बैंक अकाउंट विद इन 180 डेज। याद है ना? रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर नंबर विद गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी आप जिन बिल्स की पेमेंट कर रहे हैं उनको आप एंटर कर दें, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दें, ताकि पता लग जाए ये गैस और बिल आप पे कर रहे हैं, बिजली के बिल, ताकि आप उनका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकें। पार्टिकुलर्स ऑफ ऑल ब्रांचेस इन केस ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस वेरिफिकेशन। अगर आपके बिजनेस की एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो आप उन ब्रांचेस का डेटा भी एंटर कर दें। GPS टैग फोटोग्राफ्स ऑफ अ बिजनेस प्रेमिस। आप बिजनेस की लोकेशन बताएं मैप पर किस जगह पर है, और उसको गूगल मैप से GPS टैग कर दें, यानी मतलब FBR वाले उस GPS टैग को क्लिक करते ही आपकी लोकेशन पे पहुंच जाए। ठीक है जी। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, अगर आप मैन्युफैक्चर हैं, ऑल्सो द GPS टैग फोटोग्राफ ऑफ मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल यूनिट, मतलब प्रेमिसेस का तो टैग लगाना है, लेकिन प्रेमिसेस के अंदर मशीनरी कहाँ रखी हुई है, किस लोकेशन पे इंस्टॉल हुई है। प्लांट बड़े बड़े होते हैं ना भाई, क्या कहते हैं, एकड़ों पे जगह होती है ना बहुत से लोग, तो इट मीन जितनी बड़ी लोकेशन है उसमें मशीनरी कहाँ लगी हुई है, कहाँ रखी हुई है, जिसको आपने इम्पोर्ट भी करना है या इम्पोर्ट करके इंस्टॉल करना है जो भी, तो उसके GPS टैग फोटोग्राफ लगेंगे ऑफ मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल और गैस मीटर इंस्टॉल। वेयर एन एप्लीकेंट हैज अनसोल्ड स्टॉक, वही बात, अगर आप रजिस्ट्रेशन से पहले 30 दिन पहले कम अज कम, सॉरी ज्यादा में ज्यादा 30 दिन पहले, कम अज कम ज्यादा में ज्यादा 30 दिन पहले तक अगर आपका स्टॉक खरीदा हुआ है और आप स्टॉक खरीदते के 30वें दिन तक अप्लाई कर देते हैं किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर आप उस स्टॉक का इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं रजिस्टर्ड होने के बाद। शर्त ये कि वो स्टॉक रजिस्ट्रेशन डेट पर वेरीफाइड हो, अनसोल्ड, प्लस आप उसके ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज करें रजिस्टर्ड होने के बाद। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये टाइम कितना है? 90 दिन। याद है ना? Where an applicant has unsold or unused stock of tax paid inputs on which he desires to claim the benefit under section 59, he shall declare such a stock in the statement with his application for registration. The system shall register the applicant for furnishing the above documents, and thereafter applicant or his authorized representative shall visit e-Sahulat Center of Nadra within a month. यानी कि आप अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर देंगे नादरा के ऑफिस जाकर। फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट रजिस्टर्ड पर्सन नेम शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, वरना अब आपका नाम जो है वो ATS से निकाल दिया जाएगा। यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट वो है जो रजिस्टर्ड है और सेल्स टैक्स चार्ज भी करते हैं और इनपुट टैक्स
क्लेम नहीं करते। In case of manufacturer, FBR may require post verification. If document is missing or non-genuine, the registered person would be required to provide same within 15 days. ये क्या कहानी है भाई? देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप बतौर मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, तो अब आप बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करें तो आपको कमर्शियल इंपोर्टर माना नहीं जाएगा। मैन्युफैक्चर होने की वजह से आपसे 17% नॉर्मल सेल टैक्स स्टार्ट होगा। तो बाद लोग क्या करते हैं, 20% टैक्स से बचने के लिए अपने आप को मैन्युफैक्चर डिक्लेयर कर देते हैं, हालांकि वो होते कौन है, कमर्शियल इंपोर्टर। तो फिर बाकायदा मैन्युफैक्चर बनने के बाद जो गुड्स, रॉ मटेरियल या जो मशीनरी आपने बाहर से इंपोर्ट की है, उसकी एफबीआर क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा कि वाकई आप इंपोर्टर हैं या कमर्शियल इंपोर्टर। इन केस ऑफ डिफॉल्ट रजिस्टर्ड पर्सन्स नेम shall be excluded from the active taxpayer list। ठीक है। अब मसला है कि आपको गुड्स बाहर से इंपोर्ट करनी, अब रजिस्टर्ड ही नहीं, आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो आपको बोल रहे हैं आप कमर्शियल इंपोर्टर, वो आप बोलते हैं मैं तो कमर्शियल इंपोर्टर नहीं। बोला बताओ फैक्ट्री कहाँ है तुम्हारी? बोला फैक्ट्री लगाने के लिए तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो बोलता है नहीं भाई, हम तो आपको कमर्शियल इंपोर्टर माने, तो फैक्ट्री तो आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर उसको, इस मसले को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, किस चीज का, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो हम आपको एक टेम्परेशन देकर क्या मान लेते हैं, मैन्युफैक्चर। फिर हम पोस्ट वेरिफिकेशन कर लेंगे कि वाकई आप मैन्युफैक्चर हैं या नहीं। नहीं निकले तो हम आपको कमर्शियल इंपोर्टर मानकर आपसे जो सेल्स टैक्स बनता है क्या कर लेंगे, वसूल कर लेंगे। तो where a manufacturer applies for registration without having installed machinery, temporary registration as a manufacturer shall be allowed within 72 hours to him for a period of 60 days, subject to furnishing of the complete list of machinery to be imported along with import documents। वाकई आप मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो मशीनरी की लिस्ट दिखाएं, अपना बिल ऑफ लेडिंग दिखाएं, जिस जो सबूत होगा इस बात का कि आपका सामान बाहर से आ रहा है। After temp registration, the person is allowed to import machinery, raw material, etc. as a manufacturer, but he will submit a post-dated check equal to the difference in duties and taxes to be availed as a manufacturer। क्या मतलब? शक है आप पर, किस बात का शक कि यार ये कोई झूठ ना बोल रहा, मतलब ये कहीं कमर्शियल इंपोर्टर ना हो। तो आपसे अभी कितना टैक्स लिया, 17%। ड्यूटी और टैक्सेस भी आपसे इंपोर्टर वाले लिए, कमर्शियल इंपोर्टर वाले नहीं लिए। समझिए जरा बात को। तो अब जो भी डिफरेंस बनेगा ड्यूटीज और टैक्सेस के हिसाब से 17% का, उसका आपसे एक पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड मतलब आगे की तारीख का चेक बनवा ली जाए और वो आपको जमा करवाना होगा, चेक लिखकर आगे की तारीख का, कि अगर फ्यूचर डेट पर आप साबित हो गए कि आप मैन्युफैक्चर नहीं, तो फिर एफबीआर वो चेक कैश करवा लेगा। मतलब आपके ऊपर 17% नहीं बल्कि 20% सेल टैक्स क्या हो जाएगा, चार्ज जाएगा। तो आफ्टर टेम्प रजिस्ट्रेशन द पर्सन शैल बी allowed, the person is allowed to import machinery, raw material as a manufacturer, but he will submit a post-dated check equal to the difference in duties and taxes to be availed as a manufacturer. That is 3% value addition tax, which is payable by a commercial importer. If machinery is not installed within 16 days of issuance of temporary registration, such temporary registration shall be disabled and post-dated checks submitted shall be encashed। असल मसला देखो प्रैक्टिकल, इसको जरा समझ लें। आप बाहर से गुड्स मंगवा लें, गुड्स आपकी वहां से निकल गई, इसके लिए आपको रजिस्टर्ड नहीं होना। असल में आपको रजिस्टर्ड होना है, कस्टम से क्लियर करवाते हैं। तो आपको कभी भी इंपोर्ट करने के लिए रजिस्टर्ड नहीं होना, इंपोर्टेड आइटम कस्टम से क्लियर करवाने के लिए रजिस्टर्ड होना। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं बिल्कुल उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपका सामान आने वाला हो। तो आपको पता है 72 घंटे के अंदर अंदर आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा। तो अगर आपका सामान आने में अभी 72 घंटे हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, आप अप्लाई कर दें। जब तक आपका सामान पहुंचेगा आपको क्या मिल जाएगी, टेम्प रजिस्ट्रेशन।
यहाँ से सामान क्लियर होगा, आपकी फैक्ट्री तक पहुंचेगा, 60 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। समझे बात है? तो इसका मतलब ये है कि पोर्ट से सामान क्लियर करवाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी ना, तो आप अप्लाई करें, जल्दी नहीं, जब वो सामान पोर्ट तक पहुंचने वाला हो तब। ठीक है, उसके बाद आप पर्सन होल्डिंग टेम्परेरी शैल फाइल मंथली रिटर्न बट शैल नॉट इशू अ सेल्स टैक्स इनवॉइस। जब तक आप टेम्परेशन है, आप सेल्स टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे और अपने इनपुट टैक्स को कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो आउटपुट टैक्स तो आप चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी ये पक्की रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये सिर्फ इसलिए थी कि आप क्या कर सकें, रॉ मटेरियल और मशीन इंपोर्ट कर सकें बतौर मैन्युफैक्चरर। If such invoice is issued, no input tax credit shall be admissible against such invoice. और अगर आपने टेम्परेचर की वजह से आउटपुट टैक्स चार्ज किया तो आउटपुट आपको एफबीआर को देना है, लेकिन उसका वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। अब अगर पेपर में एक सवाल आ जाता है, आपकी सेल्स वैल्यू दी हुई, वो कहता है आपकी सेल्स वैल्यू है 5 मिलियन, कहता है 5 मिलियन के अंदर 1 मिलियन की इनवॉइसेस वो हैं जो उस वक्त से बिलोंग करती है जब आप टेम्परेरी यूज करते हैं। तो आप सेल्स टैक्स आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे पूरे 5 मिलियन पर, लेकिन जब बारी आएगी अपोर्शनमेंट की, तो अपोर्शनमेंट करते हुए आप क्या करेंगे, 5 मिलियन से 1 मिलियन का कर देंगे, माइनस कर देंगे, और 4 मिलियन से बिलोंग करने वाला इनपुट टैक्स का करेंगे आप। क्यों? क्योंकि वो 1 मिलियन आपने टेम्परेचर होते हुए सेल्स टैक्स चार्ज किया। एफबीआर को आउटपुट पे के तौर पे देना तो है, लेकिन उसका इनपुट क्लेम कर सकते। तो फिर अगर ऐसा कोई केस आई कैप बना दे मिक्स करके, तो सारा गेम किसका है? जब भी याद रखिएगा, जहां मैंने इससे पहले भी 1-2 पॉइंट बताया आपको, इससे पहले भी डिस्कशन हुआ, जहां भी आउटपुट टैक्स चार्ज हो रहा हो और फिर भी इनपुट टैक्स अलाउ ना किया जाए, तो फिर उस आइटम को अपोर्शनमेंट के थ्रू अलग किया जाएगा। मतलब आपकी अपोर्शनमेंट के लिए टैक्सेबल सप्लाई है ना, उसमें से उतनी सेल्स अलग कर दी जाएंगी जितने परसेंटेज का हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ये बुनियादी फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद, पर्सन होल्डिंग टेम्परेरी शैल फाइल मंथली रिटर्न बट शैल नॉट इशू अ सेल्स टैक्स इनवॉइस इफ सच इनवॉइस इज इशूड, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी एडमिसिबल अगेंस्ट सच इनवॉइस। No sales tax refund shall be paid to the person during the period of temp registration, and the amount of input tax may be carried forward to his returns for subsequent tax period. जब तक आप टेम्परेरी रजिस्टर्ड हैं, जब तक आप टेम्परेरी तौर पर रजिस्टर्ड हैं, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, भले आप जीरो रेट सप्लाई करें, आपको उसको कैरी फॉरवर्ड ही करते जाना है। यानी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के दौरान आप इनपुट टैक्स को कैरी फॉरवर्ड ही करेंगे जब तक कि आपकी रजिस्ट्रेशन नॉर्मल ना हो जाए। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्या मतलब? एक बंदा है जो लायबल टू रजिस्टर्ड है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, उसको वो नोटिस भेज रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, क्या कर लेंगे, वो इस शख्स को अपने सिस्टम में कंपल्सरीली रजिस्टर्ड कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे उससे, जैसे पढ़ा था ना, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड पर्सन, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड फॉर सेल्स पर्पस एंड हु इज लायबल टू रजिस्टर। तो लायबल टू रजिस्टर को कंपल्सरी क्या कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे। फिर उससे क्या करेंगे, टैक्स रिकवरी करेंगे। कैसे? उसकी इनवॉइसेस उठाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 डिवाइड बाय 117 से, और उससे वो टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उसको इनपुट टैक्स क्लेम करने नहीं। ये चीज ध्यान में रखिए। इफ अ पर्सन who is required to be registered does not apply for registration, आप liable to be registered है लेकिन आप registered नहीं हो रहे, a notice shall be issued to such person, तो आपकी नोटिस आएगा गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बताइए आप रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रहे, तो साबित कीजिए आप कॉटेज इंडस्ट्री, साबित कीजिए आप रिटेलर हैं, आप टियर 1 नहीं है, साबित कीजिए आपका आइटम तमाम 100% सप्लाई क्या है, एग्जाम्पल। After receiving a written reply and personal hearing, if so desired by the person, the commissioner shall pass an order whether not such person is liable to be compulsory registration. Where a person does not respond within time
specified in the notice, the commissioner shall transmit the particulars to computerized system. मतलब आप अपना अकाउंट नहीं खोल रहे खुद आकर, तो आइए हम आपका अकाउंट खुद खोल लें। तो आपका डेटा कमिश्नर साहब का कर देंगे, एंटर कर देंगे। Which shall compulsorily register the said person. A compulsory registered person is required to comply with all provision of the sales tax law. In case of failure to do so, Commissioner may issue notice for production of records and appearance in person to assess amount of sales tax payable and take any other legal action against such person. तो कंपल्सरी रजिस्टर्ड करने के बाद आपकी वो सप्लाईज जिन पर आपने कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं किया और वो उन सप्लाईज के ऊपर आउटपुट टैक्स आपसे रिकवर कर लेंगे, उनका तो आपको इनपुट टैक्स क्लेम करने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन जब आप सिस्टम में रजिस्टर्ड हो गए, तो रजिस्टर्ड होने के बाद जब आप आउटपुट टैक्स चार्ज, आप मान लेंगे आप रजिस्टर्ड पर्सन, तो आप आउटपुट टैक्स चार्ज करना शुरू कर देंगे खुद से, तो फिर आप अपना इनपुट टैक्स भी क्लेम कर पाएंगे। If it is subsequently established that a person was not liable to register but was wrongly registered, अगर बाद में पता लगा कि आप तो वो शख्स ही नहीं, हमने तो गलत बंदा उठा लिया, नहीं होता पुलिस वाले उठा के ले आते हैं, बेचारे को मार मार के सब कुछ कबूल करवा लिया, मतलब उसने बिला वजह सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, बाद में खबर लगी यार ये तो है ही नहीं, तो कोई और था। चलिए सॉरी, माजरत। If it subsequently established that a person was not liable to be registered but was wrongly registered, computerized system on the recommendation of commissioner shall cancel such registration and such person shall not be liable to pay any tax, default, surcharge or penalty. ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका आता है चेंज इन पार्टिकुलर ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या मतलब? आप अपने रजिस्ट्रेशन में चेंज लाना चाहते हैं, यानी या तो आप पब्लिक कंपनी बन गए, या आप मैन्युफैक्चरर बन गए, या आपका बिजनेस प्रेमिस का लोकेशन क्या हो गया है, चेंज हो गया है, तो अब आपको, या आप नया बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, उस बैंक अकाउंट को भी आप FBR में डिक्लेयर करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो इन केस ऑफ एनी चेंज, in case of a change in any particular, registered person shall notify the change within 14 days and computerized system shall issue the revised registration certificate. Where a person is unable to file application directly to computerized system, अगर आपको ऑनलाइन इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप आए हमारे कमिश्नर साहब के पास RTO में बैठे, चाय पिए, चाय पिला दें, मसला नहीं, ऑफिस भी उनका, आप पिला दें। Who shall ensure entry of the application in computerized system within 3 days? यानी अगर आप खुद नहीं बना सकते सिस्टम, तो आप उनको आके अपनी मालूमात दें, वो खुद 3 दिन के अंदर अंदर आपका डेटा अपडेट कर दें। ठीक है जी, वो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें। नहीं, अच्छा। The change of business category from non-manufacturer to manufacturer shall be allowed after fulfilling the requirement which are applicable for registration as a manufacturer, such as verification of machinery, confirmation of status as industrial consumer from electric and gas distribution companies. कल तक आप कौन थे? ट्रेडर थे, अब आप क्या बन गए? मैन्युफैक्चरर। तो आपका स्टेटस ट्रेडर से मैन्युफैक्चरर बनाने के लिए आपका इंस्पेक्शन, वही प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री कहाँ पर है, तो अब ये स्टेटस चेंज होता है आपका सारा का सारा। अच्छा, अब इसमें है बहुत सारी बातें, मैं नहीं चाह रहा भाई कि ये देखो भाई, मैं आपके सामने ये ICAP का स्टडी टैक्स रख देता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन चल रही है आपके सामने, ठीक है भाई, ये रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन चल रही है आपके सामने, ये आ गई टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, ये आ गई कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ये आ गया चेंज ऑफ पार्टिकुलर्स, ये आ गया ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये आ गई कैंसिलेशन, ये आ गई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सस्पेंशन है, और फिर उसके बाद है ब्लैक लिस्टिंग। तो मतलब
ये 4-5 चीजें बची हैं, ठीक है। ऑडिट के प्रोसीजर इसके नहीं दिए, कहाँ किताब में। ये किताब यहाँ पर आपकी एंड हो जाएगी, चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टडी टैक्स दिखा रहा था मैं आपको, तो बस मैं उतना ही बताऊंगा आपको। इस तरह स्टडी टैक्स बेला वजह फिर बात कर जाती, फैल जाती है, ठीक है। हाँ, तो अब वहाँ थोड़ा तफसील से लिखा हुआ है, यहाँ मुनासिब करके लिखा हुआ है, पढ़ यहीं से रहे हम लोग सारी चीजें। तो अच्छा जी, ये हो गया था। अब उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड द रजिस्ट्रेशन में बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कमिश्नर टू, क्या मतलब? आप अपने रजिस्ट्रेशन को एक आरटीओ से दूसरे आरटीओ, एक कमिश्नर से दूसरे, यानी विद इन द आरटीओ। यार ये वाला कमिश्नर तरह क्या करते हैं, बात बात मानते नहीं है, ये अच्छे हैं, थोड़ा सुन लेते हैं, इनके पास मेरा केस क्या हो जाए, ट्रांसफर, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है। रजिस्ट्रेशन में भी ट्रांसफर, यानी एक आरटीओ के अंदर एक से ज्यादा कमिश्नर हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप आरटीओ चेंज करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन में भी ट्रांसफर फ्रॉम वन कमिश्नर टू अनदर और टू एलटीयू और आरटीओ इफ अ registered person intend to shift his business activities from the jurisdiction of one commissioner to another or has any other valid reason. He may apply for the transfer of registration which is subject to the approval of the sales tax department. आप अपने रजिस्ट्रेशन एक कमिश्नर से दूसरे कमिश्नर या एक आरटीओ से दूसरे आरटीओ में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं। अब ये सब कुछ सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के डिस्पोजल पे है, वो चाहे तो क्या करें, एक्सेप्ट करें, चाहे तो रिजेक्ट करें। द कमिश्नर और आरटीओ और एलटीओ इन हुज जुरिसडिक्शन द रजिस्ट्रेशन इज नाउ ट्रांसफर्ड shall exercise the jurisdiction over such person in the manner as if it always had such। बड़ी कमाल पॉइंट लिखी, लीगल पॉइंट। अच्छा देखिए, कमिश्नर साहब ए, कमिश्नर ए, वो आपके खिलाफ कोई केस चला रहे थे, मतलब यानी कि आपका पुराना रिकॉर्ड ऑडिट सब या आपकी असेसमेंट को रीओपन कर रहे थे। आपने बोला जान छुड़ाओ यार, कैसे, यहाँ से दूसरे कमिश्नर के पास शिफ्ट कर, आपने अपना कमिश्नर चेंज कर दिया, कमिश्नर ए से कमिश्नर बी के पास चले गए। लेकिन क्या अब कमिश्नर बी साहब आपकी पुरानी फाइल नहीं खोल सकते? खोल सकते, यानी वो कह रहे हैं कि जिस नए कमिश्नर के अंडर आप जाएंगे ना, वो ऐसा समझ जाएगा जैसे शुरू से वही आपके लिए कमिश्नर था, तो वो आपका हर वो केस खोल सकता है उस वक्त का भी जब वो आपके लिए कमिश्नर नहीं था। यानी अगर कमिश्नर बी आपके वो केस खोले पुराने जो कमिश्नर ए के पास थे, तो आप कमिश्नर बी को ये नहीं बोल सकते कि भाई उस वक्त तो आप कमिश्नर थे ही नहीं, मैं आपकी जुरिसडिक्शन में नहीं था। तो ऐसा बोलना आपका इनवैलिड है, क्योंकि लॉ ये कह रहा है कि अब जो नया कमिश्नर है, नया आरटीओ है, जिसके मातहत या जिसके जुरिसडिक्शन में आप मौजूद हैं, वो ऐसा समझाएगा जैसे शुरू से ही वो आपके केसेस को डील करता, तो उसके पास इख्तियारात हैं उस वक्त की फाइल्स भी खोलने का जब वो आपके लिए कमिश्नर नहीं था। Option to file application with commissioner. The person applying for registration change in particular or transfer of registration may, in exceptional cases, file an application RTO. The commissioner at RTO will then send such application to the computer system within। किसी भी चीज की आपको चाहे रिफंड लेना हो या किसी भी चीज को आपको एप्लीकेशन देनी हो, तो आप एप्लीकेशन मैनुअली भी जमा करवा सकते हैं। तो फिर वो शख्स खुद क्या कर देगा, उसको कंप्यूटर में 3 दिन के अंदर अंदर, जैसे चेंज इन पार्टिकुलर ऊपर आ गया, इस तरह ये केस भी आपके सामने आ गया। फिर क्या है बेटा, कैंसिलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। तो इन केस ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन शैल रिटेन ओनली वन रजिस्ट्रेशन एंड सरेंडर ऑल अदर रजिस्ट्रेशन। क्या मतलब इस बात का, माजी में अगर आप एक वक्त में एक से ज्यादा किस्म के बिजनेस करते थे, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग, तो आपको हर केस के लिए अलहदा अलहदा रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती थी। लेकिन लॉ अपडेट हो गया, उन्होंने बोला नहीं,
रजिस्ट्रेशन आपकी एक ही होगी। हाँ, होलसेल बिजनेस कहाँ हो रहा है उसके एड्रेस होलसेल प्राइस के साथ, रिटेल आउटलेट्स कहाँ पर हैं उनके बिजनेस एड्रेस रिटेल प्राइस के साथ, ये बताने होंगे। तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन एक होगी, तो बाकी सारे रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दें और एक रजिस्ट्रेशन रखें अपने पास। फिर the FDR may in special cases allow multiplication of manufacturing units located in different LT or RT। ये क्या मसला है भाई? ऊपर आपने पढ़ा, आप पब्लिक कंपनी है, कनेक्शन बनाइएगा बराबर, आप पब्लिक कंपनी है तो आपको टेंशन ही नहीं है, आपकी फैक्ट्री 10 हो 20 हो, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जिस इलाके में होगा उसी इलाके के RTO में आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, बाकी भले आपकी फैक्ट्रीज पाकिस्तान भर में। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी नहीं तो फिर आपको लाजमी रजिस्टर्ड होना है उस इलाके में जहां पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी। तो अगर आपकी बतौर प्राइवेट कंपनी एक से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, कराची में है, एक लाहौर में है, तो कराची वाली फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन अलग होगी, लाहौर वाले की अलग होगी। तो इस तरह इस सिचुएशन में आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन देनी पड़ेगी, जहां पर रिक्वायरमेंट ये होगी कि फैक्ट्री वाले इलाके में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। समझ पाए बात है? लेकिन जहां आपको रजिस्टर्ड ही कहाँ होना है, रजिस्टर्ड ऑफिस वाले इलाके में, तो फिर फैक्ट्री आपके पाकिस्तान भर में एक से ज्यादा जगह लगी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर उसके बाद क्या है, डी रजिस्ट्रेशन। वही बात एग्जाम्पल पहले मैं दे चुका हूँ, अगर आप डी रजिस्टर्ड होते हैं अपने आप को, तो जितना भी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है जो कि अनसोल्ड है, जिसका आप इनपुट टैक्स क्लेम कर चुके हैं, वो टैक्सेबल सप्लाई बन जाएगा और वो चार्जेबल टू सेल टैक्स हो जाएगा। तो आप अनसोल्ड स्टॉक पे आउटपुट टैक्स चार्ज करके FBR को जमा करवाए। क्यों, वजह तो बताइए, क्योंकि आप बतौर रजिस्टर्ड का इनपुट टैक्स क्लेम कर चुके हैं। फर्ज करें अगर वो जो आउटपुट आपके पास पड़ा हुआ है वो जीरो रेट सप्लाई है, तो उसका रिफंड भी आप ले चुके हैं। मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, रिफंड के लिए अप्लाई कर चुके, जो भी कहें इसको। तो मतलब इधर आप क्या हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन खत्म कर रहे हैं, एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, बिजनेस शट डाउन कर रहे हैं, तो आप आउट इनपुट टैक्स क्लेम करने के बाद उसको बगैर सप्लाई किए बिजनेस क्लोज नहीं कर सकते। जितना भी अनसोल्ड स्टॉक है वो सप्लाई माना जाएगा और चार्जेबल टू सेल्स टैक्स, उस पर आउटपुट टैक्स आपको देना। तो every registered person who ceases to carry on his business or whose supplies become exempt shall apply to the commissioner for deregistration, and the commissioner may on such application or its own initiative recommend to the computerized system to cancel the registration from a date not later than 90 days or from the date of application or the date all dues are cleared, whichever is better। क्या मतलब, 90 दिन के अंदर अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन अगर 90 दिन गुजरने के बाद भी आपने अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए तो फिर उस पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी, इस पॉइंट पर आप ड्यूज क्लियर कर दें, विच एवर इज लेटर। यानी अगर आपने ड्यूज पहले क्लियर कर दिए तो फिर भी 90 दिन का टाइम गुजार सकता है FPR आपको रजिस्टर करने के लिए, विच एवर इज लेटर, जो बाद में खत्म हो। अगर आपने ड्यूज क्लियर कर दिए 30 दिन के अंदर तो स्टिल FBR के पास 60 दिन का मजीद टाइम है आपको रजिस्टर करने के लिए, वो उसको गुजार सकता है। A registered manufacturer who after registration is covered by the definition of cottage industry may also apply for deregistration. Likewise, a retailer may also apply for deregistration for any of the valid reason। आपकी फैक्ट्री थी, इंडस्ट्रियल एरिया में थी, आप कॉटेज इंडस्ट्री नहीं थे, आपने उस सेटअप को खत्म करके एक घरेलू इलाके में क्या कर लगा लिया, छोटा सा कारखाना लगा लिया, तो अब आप कहाँ फॉरवर्ड गए, कॉटेज इंडस्ट्री, अब रजिस्टर्ड हो जाए। आप एक एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन आप उसी में से अपना बिजनेस कियोस्क में शिफ्ट कर गए, आप क्या हो गए, रजिस्टर्ड में। समझे बात है नहीं बेटा? लेकिन याद रखिएगा, डिरजिस्टर होते वक्त जितना भी सप्लाई आपके पास पड़ा हुआ, अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है, वो टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। आप वो स्टॉक जिसका इनपुट टैक्स आप क्लेम करते हो, उस पर क्या करना होगा, आपको आउटपुट टैक्स चार्ज करना होगा।
ये पॉइंट अब तक किसी भी सवाल में नहीं आया। ठीक है जी। कमिश्नर आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ शैल डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू डिस्चार्ज एनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इफ एनी एंड बाय फाइलिंग अ फाइनल रिटर्न। एक फाइनल रिटर्न फाइल करते हैं आप, जिसमें आपके अनसोल्ड स्टॉक के ऊपर क्या करते हैं आप आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं, और पिछले रिटर्न के बाद आपने कोई गुड्स बेची है मतलब रजिस्टर्ड पर्सन और सेल टैक्स चार्ज किया वो भी जमा करवा दें। समझे बात है? तो लास्ट रिटर्न के बाद जितनी भी कुछ बेची है सेल टैक्स चार्ज करें, उनको बेचने के बाद जो स्टॉक बचा है उस पर भी सेल टैक्स चार्ज करें। अच्छा जी, अब आ रही है क्या ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन। यहाँ तो ये पढ़ते ही कहानी एंड गई, मतलब इसके बाद मैं जो मजीद चीजें वो नहीं पढ़ूंगा। वजह क्या बता रहा हूँ, स्टडी टैक्स में नहीं। रिटर्न फाइलिंग है, रिटर्न फाइलिंग बढ़ा दूंगा मैं आपको, रिटर्न फाइलिंग की डेट बता दूंगा आपको, मैंने पहले ही डेट वगैरह बताई हुई। ठीक है जी, थोड़ा गौर से एक लाइन पढ़ लीजिएगा, थ्योरेटिकल पॉइंट्स है लेकिन इसमें कुछ काम की बातें निकल सकती है। ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन। With the commissioner or FBR has reasons to believe that registered person is involved in tax fraud। मतलब टैक्स फ्रॉड क्या था, आउटपुट टैक्स को अंडर स्टेट करना और इनपुट टैक्स को ओवर स्टेट करना, डिलिबरेटली जानबूझकर, डिसऑनेस्टली। ठीक है, धोखाधड़ी की नीयत से, ऐसा अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तो फिर आप टैक्स फ्रॉड में क्या है। विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज, अगर याद हो अल्फाजा, ही में बी, ही में सस्पेंड, मतलब शुरू में क्या होगा, आप पर शक होगा उनको किस चीज का। अच्छा, वो शक कैसे होगा, पीछे पढ़कर आए, वो शक कैसे होगा, एक्सेसिव इनपुट टैक्स आपके पास आ रहे हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी जो होगी वो मुस्तकिल क्या हो रही होगी, अंडर स्टेट हो रही होगी। ठीक है, अच्छा जी, तो लिखा हुआ क्या है, he may suspend the registration of such person by an order in writing and initiate such inquiry as deemed fit। मतलब शक की बुनियाद पर वो आपको क्या करेंगे, वक्ती तौर पर सस्पेंड कर देंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, आपके खिलाफ क्या शुरू करेंगे, इंक्वायरी। तो प्रोसीजर फॉर ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये क्या प्रोसीजर है उसकी समरी आपके सामने लिखी है।